हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है विज्ञान, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। आज के वीडियो में इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर शामिल हैं। आइए देखते हैं। ये प्रश्न है NCERT बुक में पृष्ठ संख्या 77 पर पाठ के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क्स, वन्य जंतु अभयारण्यों यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाने का उद्देश्य क्या है। किस उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं। उत्तर, पौधों एवं जंतुओं को संरक्षित करने एवं उन्हें सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को खत्म करना, वनों को उन्मूलन, वनों का खत्म करना से एक और जहां वर्षा में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है। उत्तर, वनोन्मूलन से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि जब पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। दूसरी ओर वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतर्स्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मृदा के अंदर जो जल की क्षमता होती है भरने की, उसमें कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। ये प्रश्न है पाठ के अंदर के पृष्ठ संख्या 81 पर। पहला प्रश्न है, कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज विलुप्त हो सकती हैं, क्या यह सच है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई जीव जंतु मिलते हैं अलग तरह के, उन्हें कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। तो उत्तर है हाँ, यह सच है। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के आवास के नष्ट होने, बढ़ती जनसंख्या तथा किसी नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ने से ये विलुप्त हो सकती हैं। ये भी पाठगत प्रश्न है पाठ के अंदर के पृष्ठ संख्या 82 पर। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है। उत्तर, चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहाँ प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं। ये चिड़ियाघर बनाए हैं मानव के द्वारा, मानव ने बनाए हैं और वहाँ पर छोटे छोटे आवास इन जंतुओं को, जीव जंतुओं को उपलब्ध कराए हैं। यहाँ जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। एवं वन्य प्राणी अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ जानवरों को खुद ही शिकार कर भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। जो जंगल होता है उसी को संरक्षित कर दिया सरकार ने, उनको कहा गया है वन्य प्राणी अभयारण्य। पाठ के अंदर का प्रश्न है पृष्ठ संख्या 83 पर, क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है। उत्तर, नहीं, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं के विलुप्त होने का खतरा अधिक है। पृष्ठ संख्या 84 पर पाठ के अंदर का प्रश्न, क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है। उत्तर, हाँ, वनोन्मूलन का स्थायी हल है पुनर्वनरोपण। यदि वन दोबारा तैयार कर दिए जाएं तो वनोन्मूलन का स्थायी हल हो जाएगा। यदि काटे गए वृक्षों की तुलना में उनसे अधिक संख्या में वृक्ष लगाए जाएं तो यह संभव हो सकता है। कई जगह इस तरह जंगल तैयार किए गए हैं, वृक्ष, भारी संख्या में वृक्षों को लगाकर उनकी सुरक्षा करके। पाठ के अंत में प्रश्न हैं, उनके प्रश्न और उत्तर दोनों हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। क
वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं रिक्त स्थान कहलाता है। ख, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज रिक्त स्थान कहलाती है। ग, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से रिक्त स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है। यहाँ लाल रंग में जो शब्द हैं वो रिक्त स्थान में आए हैं। तो क, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। रिक्त स्थान में आएगा वन्य जीव अभयारण्य। ख, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय कहलाती है। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा विशेष क्षेत्रीय। ग, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा जलवायु। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है क, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में। ख, चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य में। ग, संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज में। घ, वनस्पति जात एवं प्राणी जात में। इनमें अंतर बताने हैं। क, वन्य प्राणी उद्यान वह क्षेत्र है जहाँ वन्य प्राणी जंतु संरक्षित है और सुरक्षित रहते हैं एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। ख, चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं। ये कृत्रिम आवास मानव द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। एवं अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ जानवरों को खुद ही शिकार करके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। चिड़ियाघर में भोजन जंतुओं को मिल जाता है आसानी से, क्योंकि वहाँ चिड़ियाघर मानव के द्वारा बनाया गया है, तो वहाँ इंसान उनको भोजन उपलब्ध कराता है। लेकिन अभयारण्य में वो एक जंगल है जहाँ उनको अपने भोजन की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। ग, संकटापन्न स्पीसीज या वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। ये हैं संकटापन्न स्पीसीज। भारतीय शेर, गैंडा इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। एवं विलुप्त स्पीसीज वे हैं जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलती। वो स्पीसीज, वो जातियाँ खत्म ही हो गई, केवल उनको चित्रों में देख सकते हैं, जैसे डायनासोर। घ है वनस्पति जात, फ्लोरा। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। एवं प्राणी जात, फौना। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। क, वन्य प्राणी पर। ख, पर्यावरण पर। ग, गांव ग्रामीण क्षेत्र पर। घ, शहर शहरी क्षेत्र पर। अण, पृथ्वी पर। च, अगली पीढ़ी पर। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, आइए देखते हैं। तो उत्तर क, वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। सबसे पहले, पेड़ पौधे वन्य प्राणियों को आवास एवं भोजन प्रदान करते हैं। वनोन्मूलन अर्थात वनों के नष्ट होने से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे तथा जंतु संकटापन्न स्पीसीज बन जाएंगे। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो जीव जंतु क्या खाएंगे, उनको कोई खाने को आहार नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ख, पर्यावरण पर प्रभाव। वनोन्मूलन से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, CO2 की। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वैश्विक उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। ग, गांव ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव
अधिकतर कृषि ग्रामीण क्षेत्र में होती है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होगा। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लग जाएंगी। इससे मृदा में हुमस की कमी होगी तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। शहरी क्षेत्र पर प्रभाव। शहरों में उद्योग और वाहन बड़ी मात्रा में चलते हैं। वनोन्मूलन से पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और शहरों में रहने वाले स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। पृथ्वी पर प्रभाव। पृथ्वी पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन होता है। इससे मृदा में हुमस की कमी हो जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता और भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रावण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित हो जाते हैं। अगली पीढ़ी पर प्रभाव। वनोन्मूलन से दुर्लभ वनस्पति और जंतु प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, जिन्हें अगली पीढ़ी चित्रों में ही देख पाएगी। अगली पीढ़ी अनेक संसाधनों की कमी से भी जूझेगी। प्रश्न संख्या 4, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें, किसी जंतु का आवास बाधित हो जाए, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। तो सबसे पहला है यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो उसे क्षेत्र में वर्षा कम होगी, बाढ़ भी अधिक आएगी, उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा, वायु की आर्द्रता घटेगी, प्रदूषण बढ़ जाएगा, वन्य प्राणी तथा वन्य पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और अंततः जीवन संभव नहीं होगा। किसी जंतु का आवास बाधित होने पर जंतु अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा तथा इससे जैव मंडल प्रभावित होगा तथा वह स्पीसीज संकटापन्न प्रजाति में आ जाएगी। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत होने पर नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेंगी। इससे मृदा में हुमस की कमी हो जाएगी तथा इसकी उर्वरता अपेक्षाकृत कम होगी। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। 5वां प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे? वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? रेड डेटा पुस्तक क्या है? प्रवास से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले उत्तर है जैव विविधता से तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। इनका संरक्षण करके हम उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। जैव विविधता के कारण ही हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा जंतुओं के जीवन यापन के अनजान पहलुओं का अध्ययन हम उस क्षेत्र के जंतुओं को सुरक्षित रखकर कर सकते हैं। अतः जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है। यह हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य निधि है। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। यह सच है कि कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास के प्रागैतिहासिक प्रमाण मिले हैं, जिनसे आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों पर कुछ कलाकृतियाँ जैसे लड़ते हुए लोग तथा जानवर का शिकार, नृत्य और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। कुछ आदिवासी आज भी वनों में रहते हैं, वन उपजों का संग्रह कर शिकार कर अपना पेट भरते हैं तथा पेड़ों की छाल तथा जंतुओं की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। वनोन्मूलन के कारक अर्थात वनों के खत्म होने के कारण। पहला, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा, घरों एवं कारखानों का निर्माण। तीसरा, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। चौथा, पशुओं के अतिचारण के लिए। पांचवा, प्राकृतिक कारक हैं, दावानल जैसे आग लग जाए या दूसरा भीषण सूखा पड़ जाए, बारिश नहीं हो, उसके कारण भी वन नष्ट हो जाते हैं। वनोन्मूलन के प्रभाव क्या पड़ेंगे? वनोन्मूलन के मुख्य दुष्प्रभाव हैं। पहला, ऑक्सीजन/कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का असंतुलन, यानी
कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। दूसरा, अधिक बाढ़ आ जाएंगी ज़्यादा। तीसरा, भूस्खलन। चौथा, जलवायु परिवर्तन। पांचवा, वन में रहने वाले पशु पक्षियों का नष्ट होना या प्रवास करना। छठा, स्थलीय जल में कमी। सातवां, भूमि की उर्वरता में कमी। इसके बाद है रेड डेटा पुस्तक, रेड डेटा बुक। ये क्या होती है? देखिए, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज़ के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तकें हैं। 6, प्रवास, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। कुछ स्पीसीज़ द्वारा अपने आवास से किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास अधिकतर पक्षियों में पाया जाता है। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वे यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। प्रश्न संख्या 6, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत अर्थात बिना रुके कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। उत्तर, इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत नहीं है। वृक्षों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि पेड़ पर्याप्त मात्रा में वर्षा लाने और प्रकृति में जल चक्र बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। परंतु आज जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसकी मांग पूर्ति हेतु फैक्ट्रियां और आवास भी आवश्यक हैं। आवास मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है तथा फैक्ट्रियों से लोगों को सस्ता सामान और रोजगार मिलता है। इनके लिए भूमि की आवश्यकता होती है जिसके लिए वनों की कटाई कर भूमि प्राप्त की जाती है। इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढे जाने चाहिए, न कि वनों की कटाई की जानी चाहिए। यदि वृक्षों की कटाई आवश्यक हो तो वनों में हमें उतने ही वृक्ष या उससे अधिक मात्रा में वृक्ष उसी स्पीसीज़ के अवश्य लगाने चाहिए जितने पेड़ हम काटते हैं। पुनर्वन रोपण की क्रिया में आवश्यक रूप से हमें यह कार्य करना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। उत्तर, अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में हम निम्न क्रियाओं की सहायता से योगदान दे सकते हैं। पहला, जागरूकता अभियान चलाकर। दूसरा, वन महोत्सव मनाकर। तीसरा, लोगों को नर्सरी में मुफ्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर। चौथा, जन्म दिवस, शादी आदि पर लोगों को पौधे उपहार देने की सलाह देकर। पांचवा, छोटे बच्चों को आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाने में साथ लेकर। छठा, वन विभाग के कार्यकर्ता को बुलाकर वनों के महत्व के बारे में लोगों को समझाकर। प्रश्न संख्या 8, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। उत्तर, वनोन्मूलन से वर्षा दर कम हो जाती है। वनोन्मूलन क्या होता है? वनों का उन्मूलन, वनों को नष्ट करना, वनों को खत्म करना। तो वनोन्मूलन से वर्षा दर कम हो जाती है क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में जल चक्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारक हैं। पौधे मृदा से जल का शोषण नहीं करेंगे और बादल बनाने के लिए अपनी पत्तियों का वाष्पन भी नहीं करेंगे। यदि बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। साथ ही हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना। जब पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड बची रह जाएगी, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, इससे वर्षा की दर में कमी आती है। प्रश्न संख्या 9, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान निम्न हैं। उत्तर, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान निम्न में। पहला,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह घना पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भरतपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ 113 जातियों के विदेशी प्रवासी पक्षी, 364 जातियों के भारतीय पक्षी पाए जाते हैं। दुर्लभ सफ़ेद सारस शीतकाल में यहाँ आते हैं। मानसून में बगुले, चमचा, पनकौआ, पनडुब्बी, श्वेत एवं काली ग्रीवा वाले स्टॉक प्रजनन करते हैं। स्थानीय पक्षी हंस, हंसावर, शुक, चकवा चकवी, कोयल आज भी देखे जा सकते हैं। दूसरा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह पार्क अरावली एवं विंध्य पहाड़ श्रृंखला के मिलन स्थल पर स्थित है। यह सवाई माधोपुर के निकट ऐतिहासिक दुर्ग रणथंभौर के चारों ओर 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके उत्तर पश्चिम में बनास तथा दक्षिण में चंबल नदी का वन क्षेत्र है। 1974 में यहाँ बाघों की गिरती जनसंख्या को रोकने हेतु बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसमें इनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रजनन हेतु प्राकृतिक वातावरण का ध्यान रखा जाता है। यहाँ चीतल, सांभर, नील गाय, जल पक्षी, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय मरुद्यान। यह मरुस्थल में लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर का उद्यान है, जो कि जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। यहाँ चिंकारा, भेड़िया, रेगिस्तानी बिल्लियाँ, लोमड़ी, नेवला, पक्षियों में तीतर, डेमेजल, क्रेन, गोडावन आदि पाए जाते हैं। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। ये नक्शा है। जिसमें ये उद्यान बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 10, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। उत्तर, 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अर्थात यदि 1 टन कागज़ हमें चाहिए तो 17 बड़े वृक्ष जो पूर्ण डेवलप्ड हैं उनको काटना पड़ेगा। अतः हमें वृक्षों को बचाने के लिए कागज़ की बचत करनी चाहिए। कागज़ की बचत करने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पहला, कागज़ का पुनः उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, कागज़ का पुनः चक्रण कर सकते हैं। तीसरा, कागज़ का मितव्ययता से उपयोग कर सकते हैं। चौथा है जन जागरूकता अभियान चलाकर। प्रश्न संख्या 11, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। शब्द पहेली है, एक पहेली बनी हुई है जिसमें ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं शब्द भरने हैं। एक एक शब्द अक्षर वहाँ दिए हुए हैं। तो ऊपर से नीचे पहला जो खाना है, मैं शब्द पहेली बता देता हूँ आपको। ये शब्द पहेली है। यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3। तो 1 में ऊपर से नीचे ही आएगा, दूसरे में ऊपर से नीचे भी आएगा और बाएं से दाएं भी नाम आएगा। इस तरह से तीसरे में बाएं से दाएं आएगा, चौथे में बाएं से दाएं भी आएगा। इस तरह से ये शब्द आएंगे। अब यहाँ चलते हैं। ऊपर से नीचे पहला, विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक, ये क्या कहते हैं इसको, ये आएगा। दूसरा, पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं, ये तो ऊपर से नीचे आएंगे। बाएं से दाएं दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे आएंगे। यानी कि दूसरे नंबर पे ऊपर से नीचे भी आएगा और बाएं से दाएं भी आएगा। तो दूसरे नंबर पर बाएं से दाएं पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, क्या कहलाता है। तीसरी, विलुप्त हुई स्पीसीज, वो क्या कहलाती है। चौथी, एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज, वो क्या कहलाती है। देखिए, ये तो खाली हो गया और इनमें है। यहाँ पहले नंबर पर ऊपर से नीचे रेड डेटा पुस्तक आ गया। दूसरे नंबर पर ऊपर से नीचे जैव विविधता और बाएं से दाएं जैव मंडल। तीसरे नंबर पर है बाएं से दाएं संकटापन्न। चौथे नंबर पर विशेष क्षेत्रीय, ये बाएं से दाएं हो गया। इस तरह से ये पहेली हो गई। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।